हूँ आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कल के अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां आज हम आपको इस शो में अगले 1 घंटे तक दिखाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले आपको दिखा देते हैं खबरों का मेन्यू। नागपुर में हिंसा की आग किसने सुलगाई? शहर के शांत होने के बाद सवालों का पहाड़ खड़ा है। एफआईआर की कॉपी से यह बात सामने आ रही है कि फिल्म छावा कहीं ना कहीं इस विवाद के केंद्र में है। गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर फिल्म छावा पर बैन की मांग किस मौलाना ने की है? नागपुर की आग, छावा पर दंगों के दाग की पूरी कहानी रखेंगे आपके सामने। दंगा कांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। नागपुर पुलिस ने मौलाना और एक्सपर्ट की मदद ली है, जिससे खुलासा हुआ है कि उस दिन बजरंग दल के लोगों ने जिस पुतले में आग लगाई वो धार्मिक कपड़ा नहीं था, ना ही उस पर कोई धार्मिक बातें लिखी गई थीं। झूठ बोलकर दंगा भड़काया गया और इसके तार बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं। क्या है दंगे की इंटरनेशनल थ्योरी? एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाएंगे। औरंगजेब के बाद अब गाजी पर सियासी बाजी की चर्चा यूपी की सियासत में तेज हो चली है। संभल से लेकर बहराइच तक आक्रांताओं के नाम पर लगने वाले मेलों के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। सीएम योगी ने भी आज महिमा मंडन को लेकर चेतावनी दी है। पूरी खबर विस्तार से बताने वाले हैं। उधर बिहार में नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज फिर सवालों के घेरे में है। राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार अजीबोगरीब हरकत करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। आरजेडी ने सवाल उठाए हैं, कह दिया है कि मानसिक स्थिति मुख्यमंत्री की ठीक ही नहीं है, वो राज्य कैसे चला रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के संपूर्ण सफाई के मूड में हैं सुरक्षा बलों के जवान। 2 एनकाउंटर में 30 नक्सली मारे गए हैं। गृह मंत्री के संकल्प को जवान सिद्धि तक पहुंचा रहे हैं। क्या नक्सल मुक्त होगा छत्तीसगढ़? पूरी खबर विस्तार से जानेंगे। नागपुर की हिंसा में बांग्लादेश का नाम आया है। पुलिस ने जो जांच की है उसमें हिंसा का हैंडलर बांग्लादेश से मिला है। सोशल मीडिया के जरिए नागपुर को उस रात सुलगाया गया। साजिश में सैकड़ों लोग शामिल थे। पुलिस ने 200 लोगों का पता लगा लिया है। इन सब के बीच एबीपी न्यूज को यह जानकारी मिली है कि दंगा फैलाने के लिए दंगाइयों ने झूठी स्क्रिप्ट लिखी, गलत जानकारी फैलाई। जिस चादर के नाम पर नागपुर को जलाया गया, उस चादर के बारे में चौंकाने वाली जानकारी एबीपी न्यूज को मिली है। 17 मार्च की रात नागपुर को जलाने की कोशिश। 17 मार्च की रात शांत शहर को उन्मादियों ने अशांत कर दिया। 17 मार्च की रात नागपुर के अमन को नजर लगी। हुआ ये कि औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर दिन में बजरंग दल का जुलूस निकला था। उस जुलूस में औरंगजेब के पोस्टर जलाए गए। आरोप लगे कि इस पोस्टर के साथ धार्मिक चीजों को भी जलाने की कोशिश हुई। लेकिन पुलिस ने जांच की है और मामले की तह तक पहुंची है और खुलासा हुआ है कि जो हुआ ही नहीं उसे फैलाकर नागपुर को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। जिस कथित धार्मिक कपड़े को जलाने की अफवाह फैलाई गई उसका धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। पहले मुख्यमंत्री का ये बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने चादर पर लिखे कथित धार्मिक शब्दों को लेकर सदन में बुधवार को बयान दिया। त्याला मॅग्निफाय करूनही व्हेरिफिकेशन केलं, पण जाणीवपूर्वक आयाती जाळल्या अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी मेसेजेस फिरवण्यात आले आणि त्यातून अशा प्रकारची घटना पुढची जी काही ती घडलेली आहे आणि म्हणून अशा प्रकारे जे लोक सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवतात। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दंगा भड़काने वालों ने सोशल मीडिया पर गलत तथ्यों के साथ रील बनाकर वायरल कर दी। मकसद माहौल को बिगाड़ना और शहर को अशांत करना था। जिस चादर को जलाने की बात कही गई थी उसमें लिखा क्या था, इसे समझने के लिए नागपुर पुलिस ने एक्सपर्ट और शहर के मौलाना की मदद ली। पाया गया कि चादर पर ना तो कोई धार्मिक शब्द लिखा गया था और ना ही कोई धार्मिक कथन। इसी तरह के चादर को एक धर्म प्रमुख और एक्सपर्ट को दिखाया गया था। मतलब साफ है, दंगे के लिए प्लानिंग की गई। एक कथित मास्टरमाइंड पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। फहीम खान, जो कि मास्टरमाइंड माना जा रहा है, उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। 90 से ज्यादा आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं।
इस बीच पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। साइबर सेल ने 230 सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की है। साइबर सेल ने 50 लोगों के खिलाफ 4 अलग-अलग केस दर्ज किए हैं। दंगा भड़काने के लिए सर तन से जुदा वाले नारे के साथ वीडियो वायरल किया गया। नागपुर पुलिस की साइबर सेल ने बांग्लादेश से संचालित एक फेसबुक अकाउंट की पहचान की है, जिसने नागपुर में और बड़े पैमाने पर दंगे होने की धमकी दी थी। इस खतरनाक पोस्ट करने वाले बांग्लादेशी यूजर ने लिखा था कि सोमवार का दंगा तो सिर्फ झांकी है, भविष्य में और बड़े दंगे होंगे। पुलिस की जांच से पता चला है कि इस भड़काऊ सोशल मीडिया अकाउंट को चलाने वाला बांग्लादेशी है। उसने पोस्ट बांग्लादेश से किया। साइबर सेल ने फेसबुक से संपर्क कर उस अकाउंट को ब्लॉक करने को कहा है। अभी तक 230 पोस्ट को आइडेंटिफाई किया गया है और जिनमें से 50 पोस्ट हमने उन एजेंसीज की मदद से डिलीट किए हैं और फर्दर पोस्ट को डिलीट करने के लिए हमने उनको ईमेल लिखा है। प्रोफाइल पे बांग्लादेश का जिक्र किया हुआ है, लेकिन अभी वो एग्जैक्टली कहाँ पर रहता है वो उसके आईपी एड्रेस से हमको पता चलेगा। पुलिस पैसे की फंडिंग और टूल किट पैटर्न की जांच कर रही है। पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले 200 लोगों की पहचान भी की है। औरंगजेब के नाम पर बवाल मचा है। कब्र हटाने की मांग हो रही है और औरंगजेब के नाम पर यह विवाद अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक जा पहुंचा है। शहर के लक्सा थाने में एक मोहल्ला है, नाम है औरंगाबाद। आपकी टीवी स्क्रीन पर औरंगाबाद नाम की पुलिस चौकी भी इस समय दिखाई दे रही है। इस मोहल्ले में हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। अब ताजा विवाद के बाद विश्व वैदिक सनातन न्यास नामक हिंदू संगठन ने मेयर और नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया है। नाम बदलने की मांग की गई है। भरोसा दिया गया है कि बैठक में प्रस्ताव भी रखा जाएगा। बताया जाता है कि इस मोहल्ले का नाम शिवाजी औरंगाबाद था, लेकिन धीरे धीरे औरंगाबाद तक सीमित होकर रह गया। वैसे औरंगजेब के नाम पर देश में अभी भी 176 शहर और गांवों के नाम हैं। इनमें से 63 सिर्फ औरंगाबाद ही है। औरंगजेब के नाम पर सबसे ज्यादा 114 छोटे शहर गांव मोहल्ले उत्तर प्रदेश में हैं। महाराष्ट्र में 25 छोटे शहर और गांव औरंगजेब के नाम पर हैं। बिहार में 12 ऐसे छोटे शहर और गांव हैं जो औरंगजेब के नाम पे हैं। इनमें औरंगापुर, औरंगानगर, औरंगजेबपुर, औरंगाबर जैसे नाम शामिल हैं। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में मचे बवाल के बाद इतिहास के एक और किरदार सैयद सालार को लेकर यूपी में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। संभल में लगने वाले नेजा मेले पर प्रशासन की रोक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अब आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं चलेगा। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर यह हुजूम पिछले साल का है। मजार 14वीं शताब्दी की है। यहाँ मुरादे मांगने का सिलसिला 600 साल पुराना है। सालार की हस्ती अब तक एक सूफी संत की रही है, पर हो सकता है आगे ना रहे। सैयद सालार मसूद सूफी संत या लुटेरा? सैयद सालार मसूद फकीर या आक्रांता? सैयद सालार मसूद योद्धा या एंटी हिंदू? यही वो सवाल है जिनके बाद सालार मसूद के उर्स को बंद कराने की मांग उठ गई है। कहा जा रहा है कि औरंगजेब की तरह सालार भी विदेशी आक्रांता लुटेरा था, तो उसके नाम पर उर्स क्यों? सालार के विरोध का ट्रेलर यूपी पुलिस ने ही संभल में उसके नाम पर होने वाले सालाना मेले पर रोक लगाकर दे दिया था। परंपरागत जो रीत चली आती है वह उचित नहीं हो सकती। दूसरे पक्ष की भावनाओं को भी याद करता है। जो कमेटी थी उसे अवगत कराया गया है कि यह अवैध कृत्य न करें और इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई है। और इसके आगे की पिक्चर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज साफ कर दी। योगी ने सालार का नाम नहीं लिया, लेकिन यूपी में आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होगा, ये कहकर बहुत कुछ कह दिया। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। इधर योगी का नया बयान आया तो समाजवादी पार्टी भी सालार मसूद की दरगाह के साथ खड़ी हो गई। भारतीय जनता पार्टी में, उनकी सरकार में हर धार्मिक स्थान को खतरा है। हम जो मिली जुली संस्कृति के साथ गंगा जमनी तहजीब, आपस में जो हम मिलकर के रहते हैं, जो हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, दुनिया में कम देश होंगे जहां पर इतने धर्म, इतनी जाति के लोग एक साथ रह रहे हों।
सालार मसूद गाजी पर टकराव के और भी रास्ते खुले। बहराइच के साथ मुरादाबाद में भी हिंदू संगठनों ने मांग उठा दी कि सालार के नाम पर यूपी में हर एक मेला बैन हो। सभी जगह इन मेलों को रोका जाए और इस देश से कलंकित इतिहास को मिटाया जाए। जिन जिन लोगों ने इस हिंदुस्तान की आबरू इज्जत मंदिरों पे, मठों पे, आश्रमों पे, हिंदू बहन बेटियों की आबरू पे हाथ डाला, धर्मांतरण अवैध रूप से कराया, कत्लेआम किया, उनके इतिहास का यहाँ से क्या लेना देना। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे लाखों मुसलमानों की अकीदत जुड़ी हुई है, वो एक बड़े बुजुर्ग थे। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की जो वेबसाइट है आप उसमें देख सकते हैं, उसमें भी ये बात दर्ज है कि वो एक बड़े सूफी थे, एक संत थे। और जो सियासतदान हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी नाम पर एक नया विवाद पैदा किया जाए। हमें रिसर्च में सीएम योगी का मई 2017 का वो बयान भी मिला, जब वीएचपी ने सालार की मजार की जगह सूर्य मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग की थी। तब योगी ने कहा था, हमें तय करना होगा गजनी, गौरी, खिलजी, बाबर और औरंगजेब को सम्मान मिलना चाहिए या नहीं। गजनी और उसके भतीजे गाजी मसूद ने कई धार्मिक स्थलों को तोड़ा था, देश बांटने की कोशिश की थी। अब आपको थोड़ा इतिहास में ले जाना जरूरी है, जानना जरूरी है कि सैयद सालार मसूद गाजी पर विवाद क्या है, जिसे वर्षों से सूफी संत की तरह पूजा जाता रहा। वो वाकई यही था या फिर विदेशी आक्रांता और लुटेरा था? सैयद सालार मसूद अफगान हमलावर महमूद गजनवी का भांजा और उसका सेनापति था। कुछ इतिहासकारों की माने तो सालार मसूद सोमनाथ मंदिर को लूटने वालों में भी शामिल था। 1034 ईस्वी में श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव ने सालार मसूद को बहराइच के युद्ध में हरा दिया था। बहराइच में चितौरा झील के किनारे ये युद्ध हुआ था, जिसमें राजा सुहेलदेव ने सालार को मारा था। इस युद्ध से राजा सुहेलदेव हिंदुओं के नायक बनकर उभरे थे, लेकिन इतिहास में इसका ठीक ठाक जिक्र नहीं मिलता। आक्रांता होकर युद्ध में जान गंवाकर भी सालार मसूद को सूफी संत कब और किसने मान लिया, कैसे मान लिया? सालार की दरगाह का निर्माण 13वीं सदी में कराया गया, लेकिन इतिहास जानते हुए भी ये कैसे हुआ कि उसकी मजार पर बड़ी संख्या में हिंदू भी मुरादे मांगने जाने लगे? जो लोग कल मर गए वो बात वाला अलग है कि हमारे मुल्क के लिए उन्होंने क्या किया, उसको लेके हम अपने बच्चों का आने वाला कल, आने वाला फ्यूचर, आने वाला मुस्तकबिल उसको तबाह बर्बाद करें, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से कहीं के ऊपर मेले लगते हैं तो उसको लगने दिया जाए मेरे ख्याल से। तो जो कुरीति पहले चली आ रही थी उन लोगों को तकलीफ होने लगे कि हमारा दुकान बंद हो जाएगा। ये मजार के नाम पर, पुरानी कुरीतियों के नाम पर ये सिर्फ दुकान चला रहे थे। इनके दुकान पर जैसे ताला लगना शुरू हुआ, ये छपटियाना शुरू हो गया। बात सालार मसूद के इतिहास पर पहुंची तो समाजवादी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी पन्ने खोले, दावा किया एक सूफी संत के बारे में नफरत की हवा आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर पर हमले में सालार मसूद कहीं नहीं थे, तब वो सिर्फ 11 साल के थे। इस पर यूपी सरकार के मंत्री कह रहे हैं, जो इतिहास तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है उसे भी सुधारा जाएगा, अब सही इतिहास बताया जाएगा। हम भारतीय सभ्यता संस्कृति के आधार पर जो काम होने होंगे अब वही होंगे। अब आक्रांताओं को महिमा मंडन करना इस देश में बंद होगा, और लोग अगर आक्रांताओं को महिमा मंडित करेंगे तो निश्चित रूप से उनको जनता दरकिनार करेगी। इस पूरी तनातनी में एक चीज है जो देखने लायक है कि योगी सरकार के कई मंत्री और हिंदू संगठन औरंगजेब की तरह सालार मसूद को भी लुटेरा और आक्रांता बता रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट में वो अब भी 11वीं शताब्दी का एक इस्लामिक संत है। मुस्लिमों के साथ हिंदुओं में भी उसकी इज्जत बरकरार है। अब सवाल यह है कि कब्र और मजार को लेकर उत्तर प्रदेश की चल रही सियासत क्या विधानसभा चुनाव तक ऐसे ही जारी रहेगी, ये सवाल बड़ा है। आगे बढ़ते हुए यूपी से लेकर आते हैं राजधानी दिल्ली, जहां मयूर विहार फेज 2 के 3 मंदिर आज सुर्खियों में हैं। उनको लेकर चर्चा चल रही है। आज सुबह 4 बजे वहां के करीब 500 सुरक्षाकर्मी बुलडोजर लेकर पहुंच गए तो सामने आ गए सैकड़ों की तादाद में स्थानीय लोग। अब पूरा का पूरा मामला है क्या, देखिए। जिस समय समूची दिल्ली सो रही थी, सुबह 4 बजे दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में टीडीए पार्क के अंदर 3 मंदिरों के बाहर हंगामा बरपा हुआ था। एक तरफ आस्थावान भक्त थे तो सामने सैकड़ों की संख्या में पुलिस और आरएएफ की फोर्स, डीडीए के अधिकारी और बुलडोजर की पूरी बटालियन खड़ी थी। जो सतबार पाठ करके छूटे बंदी महासु।
रात में बरपा यह हंगामा मयूर विहार फेज 2 के डीडीए पार्क में बने 3 मंदिरों को गिराने के विरोध में बरपा। इनमें श्री अमरनाथ मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर शामिल हैं। तीनों मंदिर डीडीए की जमीन पर बने हैं। रात 9 बजे तीनों मंदिरों को अवैध बताने का नोटिस चस्पा करने के बाद डीडीए के अधिकारी दल बल के साथ सुबह 4 बजे इन्हें तोड़ने के लिए भी पहुंच गए। इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को हुई तो वो पहले से ही रात में मंदिर में जुटने लगे, भजन और प्रार्थना करते रहे। काफी देर तक कहासुनी और बहस के बाद स्थानीय विधायक रविंदर सिंह नेगी के दखल के बाद अधिकारियों की टीम और बुलडोजर वापस लौट गए। सीएम साहब से बात करूंगी, एलजी साहब से बात करूंगी और उसके बाद सीएम साहब का अभी फोन आपके सामने फोन आया, उन्होंने कह दिया कि अनिश्चित काल के लिए हम रोक दिया, अनिश्चित काल के लिए। रविंदर नेगी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के आदेश पर कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई है। मेरे ठीक पीछे जो आप मंदिर देख पाएंगे, इसके बाहर एक नोटिस जो है वो लगा हुआ है और इसमें जो जानकारी है वो लिखी गई है कि 25 अक्टूबर 2024 को रिलीजियस कमेटी की जो मीटिंग है वो हुई थी और जिसमें ये साफ किया गया था कि ये जो मंदिर है यानी कालीबाड़ी मंदिर और इसके अलावा 2 मंदिर जो और इसी डीडीए पार्क में है वो इस ग्रीन एरिया के अंतर्गत आते हैं और इसे तोड़ने यानी एक तरह से अवैध निर्माण के तहत इसे बनाया गया है और इसको तोड़ने का जो नोटिस है वो जारी किया गया था। उधर महाराष्ट्र में 5 साल पुरानी धूल फांक रही फाइल के पन्ने फिर से चर्चा में हैं। हाई प्रोफाइल दिशा सालियान केस महाराष्ट्र की सड़क से सदन तक गूंज रहा है और केंद्र में है उद्धव ठाकरे के बेटे और विधायक आदित्य ठाकरे। आरोप है कि दिशा की हत्या हुई थी लेकिन उसे मौत का नाम दिया गया। नाम दिशा सालियान, पहचान अभिनेता सुशांत राजपूत की पूर्व मैनेजर। दिशा सालियान की करीब 5 साल पहले रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई थी। इस चेहरे से आप भले ही ज्यादा वाकिफ ना हो, लेकिन दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री ने महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल ला दिया है और कटघरे में सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के बेटे और विधायक आदित्य ठाकरे हैं। गेले 5 वर्ष बदनामीचा प्रयत्न हा होतच आहे सातत्याने। कोर्टात आहे, कोर्टात बोलू। आदित्य ठाकरे कोर्ट का हवाला देकर ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन विरोधियों ने मोर्चा खोल रखा है। दिशा सालियान के ऊपर सामूहिक बलात्कार करके उसका खून हुआ है और उसके अंदर उसने आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोले, डीनो मोरिया का नाम दिशा सालियान के पिताजी ने कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोर्ट सही डिसीजन लेगा। महाराष्ट्र के पॉलिटिकल कॉरिडोर में दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे की एंट्री कैसे हुई, उसे समझने के लिए करीब 5 साल पहले चलना होगा। तारीख 8 जून 2020। 4 साल 9 महीने और 11 दिन पहले मुंबई के मलाड की इसी इमारत में देर रात पार्टी चल रही थी, जहां सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान मौजूद थी। इसी रात रहस्यमयी ढंग से उनकी मौत हुई थी। मौत को लेकर 2 दावे सामने आए थे। पहला, दिशा सालियान ने 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की और दूसरा, दिशा की गैंग रेप के बाद हत्या की गई। आरोपी को कस्टडी में लो। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे एंड सूरज पंचोली एंड अदर्स, इंक्लूडिंग वो जो पुलिस अधिकारी थे, उन सबको कस्टडी में लीजिए और ये कंप्लेंट को आप जरा अच्छे से पढ़िए और आप देखिए कि क्या प्रूफ्स है और क्या नहीं है। इनका नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, इनका मोबाइल टावर लोकेशन से लेकर सारा इन्वेस्टिगेशन कीजिए और सच देश के सामने लाइए। इससे पहले दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने कल बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। 5 साल पुराने इस केस को सीबीआई को सौंपने की मांग की है। बीजेपी विधायक अमित साटम ने भी आज विधानसभा में दिशा सालियान केस को उठाया। नए सिरे से जांच कर सच सामने लाने की मांग की। हालांकि उद्धव सेना इस मांग को औरंगजेब से जोड़ रही है। ये ऐसा है, कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो वो कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता और बचना भी नहीं चाहिए। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है, इसलिए राजनीति औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चलाया पाए और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब। जो कब्र से निकालने की कोशिश की औरंगजेब को, वो उनके ही उधर बैठ गया कंधे पर। अब उसके छुटकारा पाने के लिए ये दिशा सालियान वाला विषय को ये लोग तूल दे रहे हैं।
दरअसल जब दिशा सालियान की रहस्यमयी ढंग से मौत हुई थी तब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और आदित्य ठाकरे मंत्री। महाराष्ट्र पुलिस ने इस वारदात को आत्महत्या करार देकर एक आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट दर्ज की थी। और अब वक्त हो गया है आज के जनहित स्पेशल का। बिहार के मुख्यमंत्री एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। ताजा विवाद राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ है। हुआ यह कि कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार अजीबोगरीब हरकत करने लगे। वीडियो वायरल हुआ तो सवाल उठे। लालू और तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नीतीश की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए। वैसे ये पहला मौका नहीं है कि नीतीश कुमार अपनी इस तरह की स्थिति को लेकर चर्चा में आए हों। जनहित स्पेशल में नीतीश कुमार को हुआ क्या है। राष्ट्रगान के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ये वीडियो वायरल हो गया। 52 सेकंड के राष्ट्रगान को हम बार बार तो नहीं सुना सकते, लेकिन इस दौरान की हरकत आपको जरूर दिखा सकते हैं। नियम कहता है कि जब भी राष्ट्रगान गाया या बजाया जाता है तो सावधान होकर खड़े होना चाहिए। राष्ट्रगान के दौरान बोलने पर रोक का कोई नियम नहीं है, लेकिन चुप रहना परंपरा है। अब इस वीडियो को फिर से देखिए। राष्ट्रगान शुरू होने के 7वें सेकंड में ही नीतीश पहले बाईं तरफ देखते हैं, फिर दाहिनी तरफ, फिर नीतीश अपने दाहिनी तरफ खड़े मुख्य सचिव दीपक कुमार का हाथ पकड़ते हैं और उनसे मुस्कुराते हुए कुछ कहने की कोशिश करते हैं। दीपक कुमार राष्ट्रगान की तरफ ध्यान दिलाते हैं और खुद सावधान खड़े हो जाते हैं। नीतीश इसके बाद राष्ट्रगान के शब्दों को दोहराते हुए उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और नीचे खड़े पत्रकारों की तरफ हाथ जोड़ लेते हैं। मुख्य सचिव दोबारा हाथों से उन्हें सावधान होने के लिए इशारा करते हैं। इसके बाद नीतीश लगातार राष्ट्रगान तो गा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि उनकी निगाहें हॉल में किसी को ढूंढ रही हैं। मौका विशेष था। बिहार पहली बार सेपक टाकरा विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। आज इसकी शुरुआत पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में हुई। इसी का शुभारंभ करने नीतीश पहुंचे थे। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी हमला करते हुए एक्स पर लिखा है, कम से कम कृपया राष्ट्रगान का तो अपमान मत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। आपको याद दिला दें कि आप एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चंद सेकंड के लिए भी आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर नहीं हैं और आपका इस तरह अचेत अवस्था में इस पद पर बने रहना प्रदेश के लिए अति चिंताजनक बात है। बिहार को बार बार यूं अपमानित मत कीजिए। ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश का वीडियो वायरल हुआ हो। दरअसल नीतीश के हाव भाव इन दिनों चर्चा में है। पिछले दिनों सदन में तेजस्वी को इशारा करने वाला वीडियो वायरल हुआ तो कल ही हाउस में वो तेजस्वी को शेविंग वाला इशारा कर रहे थे। जनवरी में पटना के गांधी मैदान में गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के दौरान नीतीश अचानक ताली बजाने लगे। कभी बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार का मंत्री अशोक चौधरी के ब्रेसलेट से खेलने का वीडियो भी वायरल हुआ, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उंगलियां देखने का। और थोड़ा पीछे चलें तो नीतीश कुमार कभी मंत्रियों से सिर टकराते तो कभी अपने मंत्री के कंधे पर सिर रखने को लेकर भी वायरल हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री का ये मूड स्विंग नई बात नहीं है। राष्ट्रगान के दौरान अपनी धुन में मगन नीतीश कुमार आज जब विधानमंडल की कार्रवाई में शामिल हुए तो उनका मिजाज बिल्कुल अलग था। विधान परिषद में नीतीश कुमार नाराज दिख रहे थे। विपक्ष के हंगामे से इतना भड़के कि नेता विपक्ष राबड़ी देवी से एक बार फिर भिड़ गए। अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ, आप बन गए। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर इन दिनों बिहार का राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष की नई भिड़ंत विधान परिषद से सामने आई, जहां नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच एक बार फिर तू मैं हो गई। कोई मतलब है सबका, कोई लेन देन है, झूठ बात है। बैठिए आराम से, आप सर काम करवाइए, ठीक है। हुआ यूं कि गुरुवार को विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार पर सवाल दागने शुरू किए। चूंकि सीएम नीतीश कुमार भी सदन में ही मौजूद थे, बिहार में बढ़ते अपराध पर राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछ दिया। गरीब बेटी के साथ दलित के। राबड़ी देवी के इन हमलों के बाद आरजेडी ने सरकार के खिलाफ सदन में हंगामा शुरू किया तो सवालों का जवाब दे रहे नीतीश कुमार का सब्र जवाब दे गया। और अपना चीज जान लीजिए, जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया, बेटा अरे बैठो ना, काहे ना बोल रहे हो। आज तक कभी किसी को कुछ किया था?
अरे आज तक एक काम किया था। इसके बाद नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी के सामने लालू राज की याद दिलाते हुए आरजेडी के सदस्यों को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी तो राबड़ी देवी और भड़क गई। थोड़ा कौची मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए। लेकिन नीतीश ने चारा घोटाले में लालू यादव के जेल जाने की याद दिलाकर राबड़ी देवी पर ये कहते हुए अपने हमले और तेज कर दिए कि लालू राबड़ी के दौर में बिहार में कोई भी काम नहीं हुआ। सवाल उठाने पर बोलने नहीं देता है सरकार, बोलने नहीं देता है। जो बैठता है सदन मंत्री ने बोले कि आपका पति हमें क्या आप किए हैं? तो सब काम हम लोग के लिए, सब काम हम किए हैं। विधान परिषद में नीतीश कुमार पर हमले के दौरान राबड़ी देवी ने उनके चहेते मंत्री अशोक चौधरी को भी लपेटे में ले लिया। दरअसल चर्चा के दौरान अशोक चौधरी ने कह दिया कि लालू राबड़ी राज में बिहार में फिरौती वसूली जाती थी, जिसके बाद राबड़ी देवी ने इस कदर आपा खोया कि उन्होंने बहस में अशोक चौधरी पर निजी हमले शुरू कर दिए। फिरौती लेता है, आप फिरौती लेता है, अशोक चौधरी फिरौती लेता है, आपका परिवार फिरौती लेता है। कांग्रेस में भी लूटे, आपका बाप भी लूटा। आरजेडी के नेता हमारे बेटा के किडनैपिंग में फिरौती मांगने आए थे। आरजेडी का लोग के शासन में डॉक्टर भाग गया, बीमारी भाग गया। वैसे नीतीश कुमार के गुस्से की एक तस्वीर विधानसभा से भी सामने आई, जब वो सदन में विधायकों के हाथों में मोबाइल देखकर भड़क गए। दरअसल विपक्ष के विधायक सुदय यादव मोबाइल देखकर सरकार से सवाल पूछ रहे थे, जिस पर नाराज हुए नीतीश कुमार ने स्पीकर से सदन में मोबाइल बैन करने की मांग उठा दी और यहाँ तक कह दिया कि मोबाइल के चलते 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। मोबाइल लेकर के बोल रहा है, ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए। 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। लालू परिवार से नीतीश की भिड़ंत का ये राउंड 2 है। इससे पहले महिला सुरक्षा के नाम पर पिछले हफ्ते भी नीतीश और राबड़ी की विधान परिषद में भिड़ंत हो चुकी है। नीतीश कुमार के गुस्से और इन अजीबोगरीब हरकतों के बीच सवाल उनके भविष्य का है। क्या फिर से वो बिहार के सीएम बन पाएंगे? क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उनके नाम पर मुहर लगाएगा? इन सवालों के बीच महीने के अंत में गृह मंत्री अमित शाह बिहार जा रहे हैं। आज उनका प्लान सामने आया है। नौ मार्च की ये तस्वीर है। उस दिन गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में मिथिलांचल के लोगों से रूबरू हो रहे थे। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने साफ कर दिया था कि बिहार में चुनाव होने हैं, वहीं पर डेरा डालने वाला हूँ। मैं भी डेरा डालकर वहीं रहने वाला हूँ, वहीं पर मिलेंगे। अब खबर है कि 29 और 30 तारीख को अमित शाह बिहार दौरे पर रहेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, चुनाव की रणनीति बनेगी। बिहार में साल के अंत में चुनाव होंगे, लिहाजा बीजेपी नेताओं ने बिहार के दौरे बढ़ा दिए हैं। पिछले महीने भर की बात करें तो फरवरी में पीएम मोदी भागलपुर गए थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों तक पटना रहकर आए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर अलग अलग कार्यक्रमों के लिए बिहार जा चुके हैं। अब जब अमित शाह बिहार जा रहे हैं तो कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद जग गई है। गठबंधन में किस दल की क्या स्थिति रहने वाली है, इससे पर्दा उठ सकता है। अमित शाह के दौरे के दौरान जिन सवालों की सबसे ज्यादा चर्चा रहेगी, उनमें से 4 प्रमुख रहने वाले हैं। बिहार में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ेगी या फिर जेडीयू? चिराग, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को क्या मिलेगा? चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव बाद क्या होगा? बिहार लेवल के नेता नीतीश को नेता घोषित कर चुके हैं, लेकिन जब तक मोदी और अमित शाह की तरफ से पत्ते नहीं खुलेंगे, तब तक सियासी सस्पेंस बना रहेगा। अमित शाह हो सकता है अपने दौरे के दौरान इस सस्पेंस से पर्दा उठा दे।
आगे बढ़ते हुए बात बिहार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की बहन के घर हुए खूनी गृह कलेश की। बिहार के नवगछिया जिले में नित्यानंद राय के दो भांजों के बीच पानी को लेकर शुरू हुआ झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर गोली चला दी। चीख पुकार की ये तस्वीरें बिहार के नवगछिया की हैं, जो भागलपुर जिले में पड़ता है। जिस मकान में मौत का मातम फैल गया वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के रिश्तेदार का है। गुरुवार सुबह इसी घर में नित्यानंद राय के दो भांजों जयजीत यादव और विश्वजीत यादव के बीच खूनी झड़प हो गई। विश्वजीत और जयजीत के बीच विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि दोनों सगे भाइयों ने तैश में आकर एक दूसरे पर गोली चला दी। बताया जा रहा है कि गोली पहले विश्वजीत ने चलाई। गोली लगने से गुस्साए जयजीत ने उसी पिस्टल को छीनकर विश्वजीत पर गोली चला दी। विश्वजीत की मौत हो गई। जिनको गोली लगी थी घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। घर के अंदर भाइयों के बीच हुई हिंसक भिड़ंत में बीच बचाव करने पहुंची नित्यानंद राय की बहन भी बुरी तरह जख्मी हो गई हैं, जिनका भागलपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। विश्वजीत और जयजीत के बीच संबंध तो पहले से ही बहुत खराब थे। गुरुवार सुबह नल के पानी को लेकर दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ। गुस्से में विश्वजीत ने पिस्टल से बड़े भाई के जबड़े में गोली मार दी। वही पिस्टल छीनकर जयजीत ने भी विश्वजीत यादव पर फायर कर दिया। इस वारदात में घायल जयजीत यादव की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। नित्यानंद राय के भांजों के बीच खूनी भिड़ंत में हुई मौत पर एक तरफ विपक्षी दल दुख जता रहे हैं तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर हमला करने से भी चूक नहीं रहे। डर भय समाप्त हो चुका है, व्यक्तियों से समाप्त हो गया है, समाज से खत्म हो गया और जो प्रशासनिक तंत्र है उसका इकबाल खत्म हो गया। राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो गया है और माननीय मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं रह रही है और माननीय मुख्यमंत्री को इलाज कराना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि घटना केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रिश्तेदार के घर में घटी, इसलिए पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है ताकि ये सच सामने आ पाए कि दो सगे भाइयों के बीच एक दूसरे पर गोली चलाने की नौबत आखिर क्यों आ गई। अब बिहार से निकलकर आपको छत्तीसगढ़ लेकर चलते हैं, जो छत्तीसगढ़ एक वक्त तक नक्सलवाद की कैद में था। नक्सलियों का यहां सिक्का चलता था, लेकिन अब ये सब कुछ इतिहास हो गया है और ये साकार होने की वजह है अमित शाह का वो संकल्प जिसका जिक्र वो कई बार कर चुके हैं। घने जंगल और कच्ची सड़क, हाथों में हथियार लेकर ये जांबाज 30 नक्सलियों को यमलोक पहुंचाकर लौट रहे हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की जिसका ऐलान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को छत्तीसगढ़ में दो जगहों पर अंजाम दिया गया। पहला बीजापुर, दूसरा कांकेर। सुरक्षा बलों ने पहला ऑपरेशन बीजापुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र गंगालूर इलाके में चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई। कांकेर में भी नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया। बीजापुर डीआरजी, सुकमा डीआरजी, कोबरा सीआरपीएफ का बल शामिल रहा। ये तीनों जिला के सरहदी इलाका में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा का सरहदी इलाका में ये मुठभेड़ हुई। और अब सीधे तौर पर जुड़ी हुई आपसे जुड़ी बड़ी खबर। शादी का सीजन आने वाला है। घरों गहनों की खरीदारी पर यकीनन चर्चा चल रही होगी, लेकिन गहनों की डिजाइन के साथ साथ कीमतों पर भी बातचीत हो रही है, जिसने बीते कुछ महीनों में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शादियों की सीजन की शुरुआत के साथ ही देश में सोने के भाव में भी जबरदस्त उछाल है। सोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 20 मार्च को प्रति 10 ग्राम सोने की ओपनिंग कीमत 88,761 रुपए रही। 19 मार्च को 88,649 रुपए रही। 18 मार्च को 88,354 रुपए थी और 17 मार्च को इससे पहले 88,101 रुपए थी।
यानी 22 कैरेट सोने की कीमत में रोज इजाफा हो रहा है। 24 कैरेट वाला सोना 90,000 के पार हो चुका है। बढ़ोतरी की यही रफ्तार रही तो इसी साल शादी के पीक सीजन में सोना 92,000 के पार जा सकता है। असल में शेयर बाजार में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं उससे सोने में लोग निवेश बढ़ा रहे हैं। निवेश का ये पैटर्न पुराना है, लेकिन जिस तरह ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया में उथल पुथल की आशंका बढ़ी है, उससे निवेशकों का रुझान सोने की तरफ तेजी से बढ़ा है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होना भी सोने की बढ़ती कीमतों का एक बड़ा कारण है। 1 जनवरी को इस साल 22 कैरेट सोने की कीमत 76,162 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो 20 मार्च को 88,761 रुपए तक पहुंच चुकी है। सोना पिछले साल यानी 2024 में जनवरी से दिसंबर तक जितना बढ़ा, उतना भाव अभी 2.5 महीने में ही इस साल बढ़ चुका है। और अब आज का जनहित मंत्र। सोच समझकर बोलना एक कला है, लेकिन मौन रहना साधना की तरह है। जनहित में इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।